जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और हम लोग गणित शिक्षण की एक और श्रेष्ठ विधि को पढ़ने जा रहे हैं, विश्लेषण विधि, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से न केवल बात करेंगे बल्कि गणित के एग्जाम्पल के माध्यम से उस विधि को समझेंगे भी। और हम जब किसी विधि में जब किसी गणित की समस्या में उस विधि का प्रयोग देख लेते हैं तो हमारे समझ में आ जाता है, जैसे मैंने आगमन निगमन और विधियों में भी एग्जाम्पल देकर के मैंने बताए हैं, तो हमको ये पता लग जाता है कि बेसिकली उस विधि के अंतर्गत किस तरीके से शिक्षण कराया जाता है, काम किस तरीके से होता है। तो हम लोग विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड, इसको हम लोग पढ़ने के लिए साथ में है। गणित शिक्षण की अत्यंत श्रेष्ठ विधियों में से एक विधि मानी जाती है। और जैसा शब्द विश्लेषण जो है उससे स्पष्ट है, विश्लेषण का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखेंगे तो शाब्दिक अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े करना, खंड खंड करना, छोटे छोटे भागों में विभक्त करना। तो इसका अभिप्राय क्या होगा? छोटे छोटे खंडों में विभक्त करना। किसी गणित की जटिल समस्या को जब आप छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके और प्रत्येक खंड का पृथक पृथक हल ज्ञात करते हो तो ये तरीका जो होता है विश्लेषण कहलाता है। गणित में आप रेखा गणित की प्रमेय जब सिद्ध करते हो, बीज गणित के समीकरण जब आप हल करते हो, जब आप अंक गणित की किसी जटिल समस्या का समाधान निकालते हो, तब आप इस मेथड से चलते हो। एनालिसिस मेथड गणित शिक्षण का बड़ा एक श्रेष्ठ मेथड माना जाता है, हालांकि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, जिस बात को हम लोग गुण दोष में देखेंगे। तो मैं एक बार प्रारंभ करता हूं और सबसे पहले हम लोग इसके शब्दार्थ से बात करेंगे। और ध्यान रखें, इस विधि का कोई प्रतिपादक नहीं है। जिन विधियों के जैसे आगमन के प्रतिपादक अरस्तु है, निगमन के प्रतिपादक प्लेटो है, और आगे कुछ विधियां आएंगी जिनके प्रत्येक के प्रतिपादक होंगे। आधुनिक विधियां तो सबके प्रतिपादक हैं। कुछ विधियां ऐसी हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जो तत्कालीन शिक्षाविदों गणितज्ञों के द्वारा प्रतिपादित है। स्पष्ट कोई एक व्यक्ति उसके प्रतिपादक के तौर पर नहीं देखा जाता है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले विश्लेषण, और विश्लेषण का शाब्दिक अर्थ जो होता है, विश्लेषण का शाब्दिक अर्थ, विश्लेषण का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है खंड खंड करना, खंड खंड करना, खंड खंड करना, यानी कि छोटे छोटे भागों में विभक्त करना, छोटे छोटे भागों में विभक्त करना। तो फिर इस विश्लेषण विधि में जो काम होगा वो काम इसी तरीके से होगा। गणित शिक्षण की, गणित शिक्षण की एक श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, एक श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, जिसमें जिसमें किसी जटिल समस्या का, जिसमें किसी जटिल समस्या का समाधान, किसी जटिल समस्या को खंड खंड करके, खंड खंड करके उसके प्रत्येक खंड का हल निकालकर, प्रत्येक खंड का हल निकालकर समाधान किया जाता है। यानी कि विश्लेषण शब्द तो आप वैसे भी कई जगह पढ़ते हो कि इस तथ्य का विश्लेषण कीजिए, भारत की राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए,
वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण जहां पे प्रश्न में आता है तो विश्लेषण का अर्थ ही यही होता है, आपको जो समस्या दी जाती है, आपको जो प्रश्न दिया जाता है, जो आपको टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक के विश्लेषण का मतलब है आप उसके अंदर जाओ और उसके अंदर जाकर के उसके प्रत्येक खंड का, प्रत्येक छोटे छोटे खंड जो बन सकते हैं या उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट नहीं थे, वो प्रत्येक कॉन्सेप्ट पे आपको समझ बनानी है, उसका प्रत्येक कॉन्सेप्ट का आपको हल निकालना है और फिर संपूर्ण समस्या का हल निकल आता है। ये विश्लेषण विधि का मूल आधार है। ये जो थॉट है कि आप प्रत्येक छोटे छोटे खंड पे बात करो, प्रत्येक छोटे छोटे खंड को समझो और उसका हल निकालें और उसके बाद वो समस्या अपने आप हल हो जाती है। तो किसी भी समस्या को जब आप खंड खंड करके प्रत्येक खंड का आप हल निकालते हो तो इस प्रक्रिया में बालक अपने तर्क और अपने चिंतन का प्रयोग करते हुए, अपने तर्क और चिंतन का प्रयोग करते हुए और क्यों और कैसे जैसे सवालों का जवाब ढूंढते हुए समस्या समाधान तक पहुंचता है। तो मानसिक शक्तियों के दृष्टिकोण से बड़ी श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। जैसे हम मनोवैज्ञानिक विधि, जब हम उसके गुण दोष में बात करेंगे तो मनोवैज्ञानिक विधि की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि ये तर्क चिंतन का विकास करती है, बच्चों को आधार देती है। तो इस विधि में इस विधि में बालक अपने तर्क एवं चिंतन जैसी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं क्यों तथा कैसे क्यों तथा कैसे क्यों तथा कैसे इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर खोजते हुए समस्या समाधान तक पहुंचते हैं। तो आप जब किसी समस्या का समाधान कर रहे हो और वहां पे आप हर बात में कि क्यों, ये क्यों आया, कैसे आया, ये क्यों है, ये कैसे है, तो आप जब वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, जब ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हो तो इसका सीधा सा अर्थ तो होता है आप अपने तर्क और चिंतन का प्रयोग कर रहे हो। यह विश्लेषण विधि की विशेषता में माना जाता है। क्यों तथा कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर खोजते हुए समस्या समाधान तक पहुंचते हैं। समस्या समाधान तक पहुंचते हैं। और ध्यान रखो, गणित की ये विधि, विश्लेषण विधि, रेखा गणित की प्रमेयों को सिद्ध करने की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। आप जब रेखा गणित की थ्योरम्स प्रूव करते हो, प्रमेय सिद्ध करते हो, साध्य भी बोलते हैं, प्रमेय साध्य थ्योरम एक ही शब्द है, तो जब आप उसे प्रूव करते हो तो ध्यान रखो एनालिसिस का आपको सारा लेना ही लेना पड़ता है। जब आप बीजगणित की समीकरण हल करते हो, आप गणित की किसी जटिल समस्या को हल करते हो, लेकिन आपके चलने की दिशा ये बताती है कि आप विश्लेषण कर रहे हैं कि संश्लेषण कर रहे हैं। तो हम जैसे एक उदाहरण के माध्यम से भी इसको देखेंगे। एक बार इसके शिक्षण सूत्र हम लोग देख लें। एक बार शिक्षण सूत्र जो होते हैं विश्लेषण विधि के, वो शिक्षण सूत्र होते हैं अज्ञात से ज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, निष्कर्ष से अनुमान, निष्कर्ष से अनुमान, यानी कि अज्ञात से ज्ञात या निष्कर्ष से अनुमान है ना। इससे मैं एक तीसरा जैसे और थोड़ा सा विस्तार दूं, अज्ञात निष्कर्ष से, अज्ञात निष्कर्ष से ज्ञात तथ्यों की ओर,
और मैं जब इस विधि के साथ बात करता हूं बच्चों के साथ, तो वहां पे एक बच्चे कभी कभी एक छोटा सा सवाल बड़ा अच्छा पूछते हैं कि सर अज्ञात से ज्ञात होती है विश्लेषण विधि, तो हम जैसे आगमन निगमन के सापेक्ष में जब इसको देखेंगे, तो आप देखिए निगमन विधि जो होती है, जिससे हमने गणित की श्रेष्ठ विधि नहीं कहा है, आगमन को श्रेष्ठ विधि कहा है, जो अवधारणाओं का परिचय बच्चों को कराती है, बच्चों को किसी भी सूत्र सिद्धांत की स्थापना तक लेके जाती है। निगमन में तो खाली उनको याद करना होता है उस सिद्धांत सूत्र को। तो बच्चों ने कई बार कहा कि सर आगमन विधि जो है वो तर्क चिंतन का विकास करती है और निगमन नहीं करती, निगमन केवल रटने याद करने पे फोकस करती है। और विश्लेषण विधि भी तर्क चिंतन का विकास कर रही है, जैसा हम बोल रहे हैं, जैसा हमने लिखा है कि तर्क और चिंतन का। तो बच्चों ने कहा कि सर अज्ञात से ज्ञात जो होता है, अज्ञात से ज्ञात तो निगमन का सूत्र है जिसमें याद किया जाता है अज्ञात से ज्ञात। तो इस विश्लेषण विधि की जो प्रकृति है, तर्क का प्रयोग, तर्क चिंतन का प्रयोग करते हैं, मानसिक शक्तियों का विकास करते हैं, मनोवैज्ञानिक विधि है। तो इसकी जो गुण जो है, इसके कुछ कुछ आगमन जैसे हैं, लेकिन इसका शिक्षण सूत्र निगमन जैसा है, अज्ञात से ज्ञात। तो एक कई बार बड़ा स्वाभाविक प्रश्न बच्चे पूछते हैं कि सर आगमन विधि और विश्लेषण विधि में एक अंतर क्या है। अगर हम अंतर देखें आगमन और विश्लेषण विधि में, तो सबसे प्रमुख जो अंतर है वो अंतर ये है कि आगमन विधि में किसी सिद्धांत या दोनों में मानसिक शक्तियों का, तर्क शक्ति का, चिंतन का प्रयोग हो रहा है, दोनों ही मनोवैज्ञानिक विधि है, दोनों में ही बालक सक्रिय है, क्योंकि दोनों के गुणों में समानता है। लेकिन आगमन और विश्लेषण का सबसे बड़ा जो अंतर होता है वो ये होता है कि आगमन विधि में जहां हम किसी सिद्धांत या सूत्र की स्थापना, सिद्धांत या सूत्र की स्थापना की ओर बढ़ते हैं, वहीं विश्लेषण में सिद्धांत या सूत्र की स्थापना लक्ष्य नहीं होता है, किसी जटिल समस्या का हल निकालना लक्ष्य होता है। यानी कि आगमन में सूत्र या सिद्धांत एक ऐसा सामान्य सूत्र, सामान्य सिद्धांत जो उस जैसी सैकड़ों हजारों लाखों समस्याओं पर लागू हो सके, ऐसा एक सामान्य सूत्र खोजने का काम चलता है। विश्लेषण विधि में यह काम नहीं चलता है, विश्लेषण विधि में जटिल समस्या का समाधान निकाला जाता है। तो लेकिन अज्ञात से ज्ञात फिर क्यों है? अज्ञात से ज्ञात तो इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे और वहां से आप लोग ये समझ पाएंगे कि अज्ञात से ज्ञात का क्या इसमें अर्थ है। हम देखें, जैसे मैं एक छोटी सी गणित की एक समस्या को ले रहा हूं, छोटा सा एक सवाल है कि जैसे यदि यदि a बटा b बराबर c बटा d हो तो सिद्ध करो, कि a प्लस b बटा b बराबर c प्लस d बटा d। ये एक बड़ा सरल सा एक प्रश्न है जिसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि अज्ञात से ज्ञात का अर्थ क्या है, उसको हम कैसे एक बार समझें। तो जैसे ये इस एक समस्या को जब आप ध्यान से देखेंगे तो हमको दिया है a बटे बी बराबर c बटा डी, ये हमको दिया है, और ध्यान रखो जो दिया है वो ज्ञात होता है, जो दिया है वो ज्ञात है, और हमको सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वो अज्ञात होता है। तो आप जैसे इस प्रश्न में ये कर सकते हो कि जैसे चूंकि, अब आप देखें एक तरीका देखें, चूंकि दिया है क्या a बटा बी बराबर c बटा डी, दोनों ओर एक जोड़ने पर, आप देखें ये दोनों प्रश्नों की तरीके को ध्यान से देखें। तो a बटा बी बराबर c बटा डी, दोनों तरफ एक एक जोड़ेंगे आप, तो a बटा बी प्लस एक बराबर c बटा डी प्लस एक, और एक लघुत्तम लेंगे, तो यहां पे लघुत्तम लेंगे b, तो ये आएगा a प्लस एक का b में b बार, b एकम b बराबर b, और एक का लघुत्तम आएगा d, और d का एक बार, एक का c से c, और आप देखें a प्लस बी बटा बी बराबर इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। ये तो ये तरीका है। लेकिन आप जैसे इस तरीके को देखें, आप जैसे एक तो ये तरीका है, एक इस तरीके को आप देखें कि जैसे मैं इस वाले तरीके में तो कैसे गया हूं कि जो दिया है उसमें कुछ किया है, यानी कि जो दिया है वहां से चला हूं, तो ज्ञात जो है, ज्ञात से मैं चला हूं और अज्ञात को मैंने प्राप्त किया है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो अज्ञात है आप वहां से प्रारंभ करें, ये सेकंड तरीका आप देखें, सेकंड तरीका कि चूंकि सिद्ध करना है,
क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है आपको, मैं एक बार इसको व्हाइट ले लेता हूं, चूंकि सिद्ध करना है आपको ए प्लस बी बटा बी बराबर सी प्लस डी बटा डी, ये आपको सिद्ध करना है ना? ये आपको सिद्ध करना है। इसको एक बार, ये आपको सिद्ध करना है। और आप सिद्ध करने से इस प्रश्न में आप अब आपका पहला तरीका तो ये था कि आपको जो दिया था उससे आपने प्रारंभ किया, और जो निकालना था निष्कर्ष था वहां तक आप पहुंच गए। दूसरे तरीके में मैं जो निष्कर्ष दिया है उस निष्कर्ष से जो अज्ञात है, जो हमको ज्ञात करना है, उससे मैं चल रहा हूं और इसमें वज्र गुणा करता हूं। वज्र गुणा करता हूं मैं, तो ए का डी से ए डी, बी का डी से बी डी, सॉरी, ए का डी से डी और बी का डी से बी डी बराबर बी का सी से बी सी और प्लस बी का डी से बी डी, वज्र गुणा, और बीडी से आपका बीडी कैंसिल हो जाएगा, आपका रह जाएगा एडी बराबर बीसी और एडी बराबर बीसी। इसमें आप बी को इधर लिया डी को इधर लिया तो आपका ए बटा बी बराबर सी बटा डी, जो कि दिया था, ध्यान को, जो कि दिया था, जो कि दिया था। अब आप इस गणित के एग्जाम्पल से आप समझें कि हम किसमें ज्ञात से अज्ञात चल रहे हैं, किसमें अज्ञात से ज्ञात चल रहे हैं। इसमें जो दिया था ए बटा बी बराबर सी बटा डी, आपने उससे प्रारंभ किया और अज्ञात निष्कर्ष तक पहुंचे, और इस तरीके में जो अज्ञात निष्कर्ष है आप उससे प्रारंभ कर रहे हैं जो अज्ञात है, और आप कहां तक जा रहे हैं, जो आपको दिया था ज्ञात तथ्य की ओर। तो इसीलिए जो मैंने लिखा अज्ञात निष्कर्ष से ज्ञात तथ्य की ओर या अज्ञात से ज्ञात की ओर, इसका सिर्फ ये तरीका होता है। गणित की जटिल समस्याएं होती है उसको जवाब क्यों और कैसे का सवाल ढूंढते हुए प्रत्येक खंड पे फोकस करते हैं, तो फिर आप, मैं जब संश्लेषण विधि पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि विश्लेषण और संश्लेषण दोनों को एक संदर्भ में देखना जरूरी होता है, वहां पे हम लोग देखेंगे, गणित की प्रमेयों को सिद्ध करके भी देखेंगे कि उस गणित की प्रमेय के सिद्ध करने में कहां विश्लेषण होता है और कहां संश्लेषण होता है। मैं एक और गणित का एग्जाम्पल जिसे हम विश्लेषण विधि से हल करेंगे, इसको आप एक बार देखें, और ये एग्जाम्पल मैं प्राय कई बार अपनी क्लासेस में देता हूं, इस एग्जाम्पल को भी देखें आप। और ये एग्जाम्पल है, इससे आपको खाली एग्जाम्पल गणित का प्रश्न हल नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि हम अज्ञात दिशा से ज्ञात तथ्य की ओर कैसे आते हैं। ये तरीका होता है विश्लेषण का। तो जैसे प्रश्न ये है, प्रश्न है कि एक किसान जो है वो अपने समचतुर्भुजाकार खेत, ये समचतुर्भुजाकार खेत है, समचतुर्भुजाकार खेत के एक विकर्ण के ए बी सी और डी, अगर एक विकर्ण के अनुदिश चलता है, एक विकर्ण के अनुदिश चलता है तो उसे 240 मीटर चलना होता है, 240 मीटर चलना होता है। और अगर इस छोटे विकर्ण से खेत को पार करता है तो उसे 100 मीटर चलना होता है। यानी कि खेत को अगर वो लंबे वाले विकर्ण से पार करेगा तो 240 मीटर में खेत पार होगा, और अगर छोटे विकर्ण से पार करेगा तो 100 मीटर में खेत पार होगा। प्रश्न ये है कि इस खेत के चारों तरफ कांटेदार बाड़ लगानी है, और कांटेदार बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा, आपको व्यय भी दे रखा है। अगर ऐसा प्रश्न है, ये विश्लेषण विधि से देखे, मैं इस प्रश्न को, जैसे आप जब कभी ये स्लाइड देख रहे होंगे तो आपको ये ध्यान रहेगा, एक किसान अपने समचतुर्भुजाकार खेत, मैं प्रश्न को इसलिए लिख देता हूं, जब आप आगे स्लाइड को देख रहे होंगे तो आपको ये ध्यान रहेगा कि हमने ये किया क्या है। समचतुर्भुजाकार खेत को एक विकर्ण के अनुदिश 240 मीटर तथा दूसरे के अनुदिश तथा दूसरे विकर्ण के अनुदिश 100 मीटर चलकर पार कर लेता है। चलकर पार कर लेता है। तो प्रश्न है, मान लीजिए कि 10 रुपए
प्रति मीटर की दर से चारों ओर तार लगाने का व्यय। तार लगाने का व्यय क्या होगा, ये एक समस्या है। इसको वापस एक बार प्रश्न को देख लें। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये कि एक किसान अपने समचतुर्भुज के आकार के खेत को एक लंबे विकर्ण के हिसाब से चलता है तो 240 मीटर में पार करता है, छोटे विकर्ण के हिसाब से चलता है तो 100 मीटर में पार करता है, और 100 मीटर में पार करता है तो इस स्थिति में इसके चारों तरफ कांटेदार तार लगाना है खेत के चारों तरफ, तो उस तार का व्यय कितना होगा? 10 रुपए प्रति मीटर की दर से। ये हमारी समस्या है। अब आप इस समस्या में देखें आपको दिया क्या है। जैसे हम अब विश्लेषण विधि का प्रयोग करेंगे इसमें, तो समस्या के छोटे छोटे हल निकाल करके काम करेंगे, लेकिन दिशा भी हमारी कैसे रहेगी? जो अज्ञात निष्कर्ष वहां से चलेंगे, उससे ज्ञात तथ्यों की ओर आएंगे। तो इसमें ज्ञात क्या है? ज्ञात क्या है? ज्ञात है कि एक तो विकर्ण 240 मीटर का है, एक विकर्ण 100 मीटर का है, ये ज्ञात है। और अज्ञात क्या है? अज्ञात है तार, अच्छा रेट 10 रुपए प्रति मीटर है, ये भी ज्ञात है। और अज्ञात क्या है? अज्ञात है कि तार लगाने का व्यय क्या होगा, ये अज्ञात है। तो अब सवाल ये कि हम इस सवाल का जब हल करेंगे, सवाल का हल तो हम अज्ञात से तार लगाने के व्यय से प्रारंभ करेंगे कि तार लगाने का व्यय कितना होगा। और आप देखें इसको मैं जैसे स्टेप बाय स्टेप हल करता हूं। तार लगाने का व्यय, तार लगाने का व्यय कितना आएगा? और तार लगाने का व्यय आएगा, सिंपल सी बात है कि चारों तरफ तार लगाना है तो चारों तरफ तार की जो लंबाई आएगी उसमें 10 रुपए मीटर का रेट है, तो 10 रुपए का गुणा कर देंगे तो तार का व्यय आ जाएगा। और चारों तरफ जो तार लगेगा वो कितना लगेगा? जितना इस खेत का परिमाप होगा। तो हम एक बार कर चलते हैं। तार लगाने का व्यय आएगा 10 रुपए में आप तार की कुल लंबाई का गुणा कर देंगे, तार की कुल लंबाई का गुणा कर देंगे तो तार का व्यय आ जाएगा, है ना। ये अज्ञात निष्कर्ष से शुरू कर रहे हैं, तो जो खर्च आएगा वो 10 रुपए गुणा तार की कुल लंबाई के बराबर। अब तो दूसरी समस्या होगी कि तार की कुल लंबाई कितनी होगी, तो तार की कुल लंबाई होगी, ये तो पहला बिंदु। ये दूसरा विश्लेषण कर रहा हूं मैं, मतलब दूसरे टुकड़ा कर रहा हूं, खंड का मतलब दूसरे खंड पे बात कर रहा हूं कि तार की कुल लंबाई। अब ये समस्या होगी तार की कुल लंबाई कितनी होगी, तो तार की कुल लंबाई जो होगी तो किसी भी ज्यामितीय आकृति के चारों तरफ तार लगाया जाए, वो चाहे समचतुर्भुज के आकार का हो, आयत, वर्ग, त्रिभुज, किसी भी आकार का हो, उसके चारों तरफ तार लगाने का मतलब, रेखा खींचने का मतलब होता है उसका परिमाप। तो तार की कुल लंबाई आएगी परिमाप के बराबर। ये हमने विश्लेषण किया। फिर एक समस्या होगी, फिर एक छोटे खंड में बात करेंगे कि भाई परिमाप कितनी होगी इसकी, मतलब व्यय, तार का व्यय आएगा 10 रुपए गुणा तार की कुल लंबाई। तार की कुल लंबाई आएगी परिमाप पे, परिमाप बराबर आएगा किसके? परिमाप आएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए परिमाप किसके बराबर आएगा, तो चूंकि समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं बराबर होती है, और चारों भुजाएं बराबर होती है तो इसका मतलब अगर एक भुजा 100 मीटर की है तो 100, 200, 300, 400, यानी कि 4 गुणा भुजा समचतुर्भुज का परिमाप, तो 4 गुणा भुजा। अब आपकी समस्या ये है, अब दिक्कत आ गई कि भुजा कितनी होगी? तार की कुल लंबाई गुणा 10 रुपए बराबर व्यय, तार की कुल लंबाई परिमाप के बराबर, परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। अब भुजा क्या होगी? अब अगले टुकड़े पे बात करेंगे भुजा क्या होगी। तो भुजा कैसे निकालेंगे? भुजा आप बड़े आराम से निकालेंगे। जिन बच्चों को ये प्रश्न आता है, क्योंकि 200 समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, आपको पता है। समकोण पर 90 डिग्री का कोण बनता है, और आधे आधे टुकड़े होते हैं, तो आधे आधे टुकड़े होते हैं, तो ये पूरा 240 का है, तो पूरा 240 का है, तो इसका मतलब ये इतना 120 का आएगा, और ये पूरा 100 का है तो इतना 50 का आएगा। ये पूरा 240 का है ना, तो इतना टुकड़ा मैं बात कर रहा हूँ। इस जैसे बिंदु बिंदु को, तो ए से लेके ओ तक 120, ओ से लेके सी तक 120, इसी प्रकार बी से लेके ओ तक 50 और ओ से लेके डी तक 50, ये स्थिति आएगी। अब आपके पास एक समकोण त्रिभुज हो गया, ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है। मेरे को ये जो भुजा है, ये भुजा जो है, ये भुजा आप निकाल लेंगे तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी। अब ए ओ बी समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये 90 डिग्री का कोण है, और 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये 90 के सामने की भुजा ये कर्ण है, तो फिर 120 और 50 आधार और लंब हो गए। तो इसका मतलब आपको ए बी निकालना है, तो इस समकोण त्रिभुज ए ओ बी के पाइथागोरस लगा करके निकालेंगे। तो भुजा जो आएगी वो ए ओ बी
त्रिभुज ए ओ बी समकोण त्रिभुज होगा, और त्रिभुज ए ओ बी समकोण है तो जो ए बी भुजा है वो पाइथागोरस से निकालेंगे आप, और पाइथागोरस से निकालेंगे तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग और 120 का वर्ग प्लस 50 का वर्ग, और 120 और 50 का वर्ग पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिनको याद रहते हैं गणित में, 120 और 50, 120 का 14,400, 144 में डबल जीरो, और 50 का 2500, 169 और डबल जीरो आएगा, जिसका वर्गमूल आता है कितना 130। तो 130 मीटर की आपकी भुजा आ जाती है ए बी। आप वर्गमूल ले लें जिन बच्चों को। तो अब आप ये देखें, ये मैं विश्लेषण करता हुआ आ रहा हूं, ये मैं छोटे छोटे खंडों पे बात कर रहा हूं कि तार का व्यय कितना होगा, तार का व्यय होगा, तार की कुल लंबाई में 10 का गुणा करेंगे तब, तो फिर तार की कुल लंबाई कितनी होगी उसके चूंकि चारों तरफ लगाना है तो परिमाप कितना होगा, चूंकि सम चतुर्भुज है इसलिए 4 गुणा भुजा के, और भुजा कैसे निकलेगी, क्योंकि ए ओ बी समकोण त्रिभुज है, और ए बी समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण यहां बनना है, तो भुजा ए बी कर्ण का काम कर रही है, और कर्ण का काम कर रही है इसलिए इसको आधार और इसको लंब, और इसको आधार और लंब 120 और 50 इसलिए क्योंकि इसके दोनों विकर्ण आधे आधे टुकड़ों में बटेंगे, समकोण पर समद्विभाजित होंगे। तो अब आपकी ए बी भुजा 130 आ गई, अब आपकी एक भुजा 130 आ गई, तो 130 130 130 130 13 चौक 520 मीटर। तो परिमाप आ गया आपका, परिमाप आ गया आपका, फिर कितना आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा 130 गुणा 4 यानी कि 520, और फिर व्यय कितना आ जाएगा, व्यय आ जाएगा 520 में 10 रुपए का गुणा करेंगे तो 5200 रुपए। तो ये आप तरीका देखिए, प्रश्न का हल तो आप देख रहे हैं, लेकिन आप ये तरीका देखिए कि इस पूरे प्रश्न में जो प्रश्न को हल करने की जो मेरी वो रही, वो क्या रही, आप अज्ञात निष्कर्ष से व्यय कितना होगा वहां से चले हैं, और जो ज्ञात तथ्य थे वहां तक आए हैं, इसीलिए विश्लेषण विधि, और आप देखें तर्क और चिंतन का प्रयोग हो रहा है। हम क्या सारे काम एक साथ आपको दिखेंगे, समस्या के खंड खंड पे हम बात कर रहे हैं, पृथक पृथक खंड का हल हम निकाल रहे हैं, और तर्क और चिंतन क्यों और कैसे का प्रयोग कर रहे हैं, यही विश्लेषण विधि होती है। तो आप जब विश्लेषण विधि में, तो हम इस आधार पर विश्लेषण विधि के अगर हम सोपान की बात करें, विश्लेषण विधि के सोपान, विश्लेषण विधि के सोपान, तो सोपान क्या होंगे, मतलब किस चरण से आप चले हैं, तो पहला पहला सोपान आएगा समस्या की पहचान, समस्या की पहचान, आप समस्या को पहचानते हैं कि क्या है, और समस्या जटिल समस्या की पहचान, उसके बाद दूसरा जो आता है दूसरा सोपान, जटिल समस्या के, जटिल समस्या के छोटे छोटे खंड करना, छोटे छोटे खंड करना, ये आपका दूसरा सोपान होता है। और तीसरा सोपान क्या होता है, तीसरा सोपान होता है प्रत्येक खंड का हल ज्ञात करना, प्रत्येक खंड का हल ज्ञात करना, ये आपका तीसरा सोपान होता है। और फिर चौथा सोपान क्या होता है, समस्या समाधान तक पहुंचना, समस्या समाधान तक पहुंचना। समस्या समाधान तक पहुंचना, तो आप इस तरीके से विश्लेषण विधि में चलते हो। जब आप समस्या की पहचान करते हो, यानी कि बच्चों को जिस समय आप पढ़ाते हो तो बच्चों को ये पढ़ाते समय ये चीज बच्चों के दिमाग में जाए कि समस्या क्या है, वो उसकी पहचान करेंगे, फिर उस समस्या के छोटे छोटे खंड करना, प्रत्येक खंड का पृथक पृथक हल ज्ञात करना, और समस्या समाधान तक पहुंचना, ये इसके सोपान होते हैं। ये आपको समझने की जरूरत है, तर्क और चिंतन। तो हम विश्लेषण विधि को गुण और दोष के सापेक्ष देखें, गुण और दोष क्या होते हैं, जैसा प्रत्येक विधि में हम बात करते हैं, तो विश्लेषण विधि के गुण, विश्लेषण विधि के गुण, विश्लेषण विधि के गुण क्या होते हैं, तो नंबर 1 सबसे पहले पहला गुण मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है।
जो बालकों की तर्क एवं चिंतन का विकास करती है। तर्क एवं चिंतन का विकास करती है। पहला पहला गुण। दूसरा गुण, समस्या को खंड खंड करने से, समस्या को खंड खंड करने से उसका हल ज्ञात करना, उसका हल ज्ञात करना तुलनात्मक सरल हो जाता है। तुलनात्मक सरल हो जाता है। ध्यान रखो, आप किसी समस्या को जब आप छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हो तो फिर उसका हल ज्ञात करना तुलनात्मक, तो जटिल समस्याओं को हल करने की ये एक श्रेष्ठ एक टेक्निक है, श्रेष्ठ तरीका है। तीसरा माध्यमिक कक्षाओं, ध्यान रखेंगे ये जैसे आगमन विधि जो है, आगमन विधि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षण की, छोटी कक्षाओं के शिक्षण की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। विश्लेषण विधि माध्यमिक और उससे ऊपर के स्तर के लिए, माध्यमिक तथा उच्च स्तर, माध्यमिक तथा उच्च स्तर गणितीय शिक्षण की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। गणितीय शिक्षण की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। एक और गुण बड़ा इंपॉर्टेंट, रेखा गणित की प्रमेयों। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत आता है, ध्यान रखना। रेखा गणित की प्रमेयों, प्रमेयों को कई बार आप किसी किसी भाषा में आप एक और शब्द देखते हैं, साध्यों, साध्यों, बीजगणितीय समीकरणों, बीजगणितीय समीकरणों के हल की श्रेष्ठ विधि है। जब आप मैं संश्लेषण विधि में इस काम को हम करेंगे ही कि हम जब बच्चों के साथ रेखा गणित की प्रमेय सिद्ध करके बताते हैं तो आपको वहां पे विश्लेषण अलग अलग खंड पे आपको, चूंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है और इनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण इसके बराबर होगा। चूंकि ये दो रेखाएं समांतर और ये रेखा इस तरीके से तिर्यक रेखा काटती है तो एक और के बने कोण संगत कोण होंगे वो। तो आप वहां पे प्रत्येक चीज का तर्क देते हो, अलग अलग चीज का, अलग अलग खंड का, और अलग अलग खंड का तर्क दे करके फिर आप समस्या समाधान तक, विश्लेषण संश्लेषण दोनों का प्रयोग होता है रेखा गणित की प्रमेय में। तो और बीजगणित के समीकरण हल करते हो, गणित कोई भी जटिल समस्या है उसका विश्लेषण विधि का। पांचवा एक और गुण है, विद्यार्थियों को क्रियाशील रखती है, विद्यार्थियों को क्रियाशील रखती है। क्रियाशील रखती है। और एक और गुण है, बालकों में समस्या समाधान के कौशल, समाधान के कौशलों का विकास करती है। तो कुछ गुण जो है, कुछ गुण आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने होते हैं। जैसे प्रश्न आएगा कि माध्यमिक स्तर की गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी श्रेष्ठ विधि, वहां आगमन को सही नहीं करना है, निगमन विकल्प नहीं होगा, मतलब प्रश्न का जो गठन होगा वो कुल मिलाकर के ऐसे होगा जहां आपको स्पष्ट, आपको ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है।
और बीजगणित की समीकरण, रेखा गणित की प्रमेय को सिद्ध करने की श्रेष्ठ विधि। ये बड़ा स्पष्ट प्रश्न बनता है। तर्क चिंतन का विकास करने वाली है, समस्या समाधान के कौशलों का विकास करने वाली विधि है, बच्चों को क्रियाशील रख करके सीखने के लिए प्रेरित करती है। ये इसके प्रमुख गुण है। और अगर आप दोष की बात करेंगे तो विश्लेषण विधि के जो दोष होते हैं, विश्लेषण विधि के दोष, और दोष क्या है? सबसे पहला दोष तो ये है कि लंबी प्रक्रिया है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया है, जिसमें समस्याओं के हल, समस्याओं के समाधान तक पहुंचने, समाधान तक पहुंचने अधिक समय लगता है। जब आप विश्लेषण करते हो एक एक मुझे बड़ा एक सामान्य ताना याद आ रहा था। जब आप जैसे कई बार कहते हैं ना लोग, ताना देते हैं मीन मेख निकालना। मीन मेख निकालना यानी कि प्रत्येक चीज को बारीकी से देख देख करके और उसमें कमियां निकालना। तो इसका मतलब वो व्यक्ति जो मीन मेख निकाल रहा है, मतलब वो विश्लेषण कर रहा है, वो हर छोटी छोटी चीज पे फोकस कर रहा है, तो अधिक समय लगता है। दूसरा, और जब समय अधिक लगेगा तो, जब समय अधिक लगेगा तो पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं हो पाता, पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं हो पाता। ये इसका दूसरा दोष है। तीसरा दोष क्या है? तीसरा दोष ये कि प्रत्येक समस्या को खंड खंड कर लिया जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि कुछ समस्याएं तो, अधिकांश समस्याएं तो खंड खंड करके हल की जा सकती हैं, लेकिन कई सारी समस्या ऐसी है जिनको खंड करना, जिनको संपूर्ण समग्र तौर पर ही आपको देखना होगा, तो प्रत्येक समस्या को खंड खंड करना संभव नहीं है। प्रत्येक समस्या को खंड खंड करना संभव नहीं है। है ना? प्रत्येक समस्या को आप, जैसे गणितीय समस्या को आप खंड खंड करके और उसे आप प्रत्येक खंड का अलग अलग हल ज्ञात करके फिर आप समस्या समाधान तक पहुंच रहे हो, लेकिन ये आवश्यक थोड़ी कि हर समस्या जो है, हर समस्या आपकी खंड खंड हो ही जाए। तो ये, और एक छोटा सा चौथा जो हमने कहा, चूंकि माध्यमिक और बड़ी कक्षाओं के लिए है तो छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त है, छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त। ये बस आपको समझने हैं, रटने नहीं है, क्योंकि एक दिमाग में जब आपके में एक दिमाग में जब आपके में एक फ्लो बन जाता है विधियों को लेकर के, उनके गुण दोषों को लेकर के, तो आपकी समझ अपने आप विकसित बनने लगती है। जो प्रक्रिया लंबी होगी, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, वो पाठ्यक्रम पूर्ण कराने में समय लेगी निश्चित तौर पर, और पाठ्यक्रम पूर्ण कराने में समय लेगी। जिसमें तर्क और चिंतन का प्रयोग होगा, वो विधि मनोवैज्ञानिक होगी, जैसा हमने लिखा मनोवैज्ञानिक विधि है। तो ये कुछ गुण दोष में जो तारतम्यता है, आपको ध्यान रखनी होती है। जो तर्क चिंतन का विकास करेगी वो बच्चों को क्रियाशील रखेगी, तो क्रियाशीलता का भी हमने लिखा। तो आप ये जो सारे गुण जो दोष होते हैं, विश्लेषण विधि से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल आता है, वो महत्वपूर्ण सवाल आता है कि रेखागणित की प्रमेय और उसको सिद्ध करने के लिए एक प्रोफेसर यंग की परिभाषा भी है जो विश्लेषण और संश्लेषण दोनों को लेकर के, उससे मैं संश्लेषण विधि वाली वीडियो में मैं लिखाऊंगा, वो बड़ी परीक्षा में इंपोर्टेंट परिभाषा वो भी आती है। और एक बड़ा अच्छा सवाल, चूंकि विश्लेषण संश्लेषण दोनों एक दूसरे की पूरक विधियां हैं, तो कुछ चीजों को, तथ्यों को तो हमको दोनों को मिला करके, दोनों विधियों को मिला करके समझना होगा। तो वो मैं विश्लेषण से जुड़े कुछ और तथ्य जो है, जो संश्लेषण से कनेक्ट रहते हैं, उनको मैं संश्लेषण विधि वाले खंड में उनको मैं हल कराऊंगा। तो एक बार फटाफट रिवीजन कर, एक बार फटाफट सारी स्लाइड देख लें। विश्लेषण का शाब्दिक अर्थ होगा खंड खंड करना, एनालिसिस यानी कि छोटे छोटे खंडों में व्यक्त करना। तो गणित शिक्षण की एक श्रेष्ठ विधि मानी जाती है जिसमें जटिल समस्या को खंड खंड करके और उसके प्रत्येक खंड का हल निकाल करके समाधान तक पहुंचा जाता है। और इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में बालक अपने तर्क और चिंतन का प्रयोग करता है, प्रत्येक छोटे छोटे खंड का हल
ज्ञात करने के लिए वो क्यों और कैसे जैसे सवालों का जवाब ढूंढते हुए एक क्रमबद्ध प्रक्रिया समस्या समाधान तक पहुंचते हैं और इस प्रकार चरणबद्ध रूप से प्रक्रिया का पालन करते हैं, प्रक्रिया का पालन। और ध्यान रखो, आप प्रत्येक खंड का पृथक पृथक हल ज्ञात करेंगे तो वहां भी एक क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि हर स्टेप का महत्व होता है विश्लेषण विधि में। तो ये शिक्षण सूत्र की हमने बात की, अज्ञात से ज्ञात, निष्कर्ष से अनुमान, अज्ञात निष्कर्ष से ज्ञात तथ्यों की, और ये इसका शिक्षण सूत्र। और यह मैंने अज्ञात से ज्ञात का आपको तरीका भी बता दिया, आगमन विधि से कैसे भिन्न है ये भी बता दिया कि आगमन में सूत्र सिद्धांत की स्थापना लक्ष्य है, विश्लेषण विधि में जटिल समस्या का समाधान करना लक्ष्य है। ये हमने एक सवाल देखा जिसमें हमने इसमें जो दिया है इस वाले तरीके में, ये फर्स्ट तरीका है, ये सेकंड तरीका है। फर्स्ट तरीके में हम जो दिया है उससे चले, जो ज्ञात करना था अज्ञात वहां तक पहुंचे। इस वाले प्रश्न जो अज्ञात है, जो सिद्ध करना है वहां से चले, और जो दिया है वहां तक पहुंचे। और दोनों तरीके से प्रश्न सही हल माना जाता है। ये मैंने एक और बड़े अच्छे एग्जाम्पल से आपको समचतुर्भुज का खेत वाले एग्जाम्पल से आपको किया। ये आपको ये विश्लेषण विधि के सोपान आप याद रखेंगे, छोटी छोटी समस्या की पहचान, छोटे छोटे खंड करना, प्रत्येक खंड का पृथक पृथक हल ज्ञात करना और समस्या समाधान तक पहुंचना, और उसके बाद आपके इसके गुण और इसके दोष। तो विद्यार्थियों, आपको ये समझना होता है, आपको ये समझना होता है कि किसी भी विधि के लिए, कोई भी विधि जब आप पढ़ते हो उस विधियों में और पिछली विधियों में, आगे की विधियों में कहाँ क्या क्या समानता है, कहाँ कहाँ से भिन्न है, ऐसे चिंतन के साथ जब आप तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, फिर आपको वो विधियां फिर आपको ऐसे दिमाग में फिट हो जाती है। तो हम लोग जैसे मैंने कहा अभी अपने वीडियो में कि संश्लेषण विधि जब पढ़ रहे होंगे तो विश्लेषण की कुछ चीजें वहां पे जुड़ेंगी, और विश्लेषण संश्लेषण दोनों विधियों को फिर एक साथ मिला करके एक दूसरे की पूरक विधि भी मानी जाती है, उसमें हम लोग कुछ चीजें और चर्चा करेंगे। और मैं समझता हूं कि इस पूरे वीडियो में जो बातें हमने की हैं उन सारी बातों को बड़े अच्छे तरीके से दिमाग में रखें, रटना नहीं है, दिमाग में रखनी है, और क्रमबद्ध तरीके से दिमाग में आप रखते हो, व्यवस्थित तरीके से दिमाग में रखते हो, फिर वो सारी चीज आपके एक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट बन जाती है। मुलाकात करते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।